तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। मैं आपकी इस जावेरी तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। काम करता ऑफिस बॉय का, पर एटीट्यूड तो ऐसे दिखाता है जैसे भानुशाली खानदान का इकलौता वारिस हो। माय गॉड, नक्श, इस महंगे 5 स्टार होटल में ये देख, कल्याणी देवी के बर्थडे पार्टी का इनवाइट। इन जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। गरीब घर जमाई नक्श की रईसजादी पत्नी अनिका की दादी कल्याणी जावेरी का बर्थडे था। नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट लाएगा जिसे देखकर जावेरी फैमिली के होश उड़ जाएंगे। दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत घटिया हो, लेकिन इस लेवल के घटिया हो कि मेरी बीवी तक पर तुम्हारी नजर है। अब लगता है कि तुम्हारे पर काटना जरूरी है। सारी ताकत मुझ पर ही आजमानी है। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे होगा तुमसे। आखिर क्यों जूते और गाड़ी साफ करने वाले गरीब घर जमाई नक्श को देश की सबसे बड़ी कंपनी भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाना चाहती थी अपना सीईओ? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन आपसे बेटर हूं मैं, जिसे इस भानुशाली ग्रुप ने कचरे की तरह निकालकर अपने ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म है। बचपन से ही कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अनिका को भी नहीं पता कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो। शायद इस वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था और वो नक्श को मार खाते हुए नहीं देख सकती। सारी ताकत मुझ पर ही आजमानी है। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सभी इस सीन के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया। वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बहुत लोगों को नफरत है ना। मेरी जिंदगी लेने का ख्याल बहुत बार आया हुआ दिमाग में कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं तुम लोगों की नजरों, जो खुश आया है तुम लोगों की जिंदगी। मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है। जब ये हाथ पड़ेगा ना तो बदबू आएगी। ये बोलकर नक्श ने मैम्बो अंकल की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दिया और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से जैसी आवाजें निकली जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गए। अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन है। तुम्हारी ये हिम्मत कि आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। सही कहा तुमने। तुम कीड़े मकोड़े हो इस परिवार के लिए, जो हमारा खाकर हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हो। जानवर भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। अगर तुझे भी लगता है कि इतना सब होने के बाद तो आराम से जी पाएगा, तो अब वो नहीं होगा। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है।
अगर मैंने तुझे यहाँ चांद से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नवीन जवेरी नहीं है। जहां सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है, तो उसे बहुत डर लगने लगा। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, लेकिन हम दोनों के बीच फैमिलियल लव तो हो सकता है ना। आज नक्श के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नक्श पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कंपीट नहीं कर पाया, इसलिए आपने और अनिका ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। आज से, अभी से मैं आपके इस जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। अरे इस छोटी जगह और आप जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा, जिन्हें इंसान नहीं, रुतबा और दौलत इंसानियत से बड़ा लगता है। और अगर कभी वापस बुलाने आए तो कल्याणी देवी को लेकर आना। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे रहोगे तुम सब। नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे रोको इसे जाने मत दो। मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से हिला कर। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हो गई, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतर के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत काम हुआ। नक्श भागो, नक्श भागो। अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया था। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुन रखा था। अगर नक्श उनके हाथों में लग गया तो फिर तो नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का भरता बना देंगे वो, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़कर नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सामने इरफान भाई हैं, वो मेल फीमेल कुछ नहीं देखते हैं, उनका बस चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रुथलेस इंसान थे। तानाशाही दिखाते हुए बोले, भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है।
बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहां मरण दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। जब मैम्बो अंकल कॉलेज में थे तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद से मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं लिए, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते और मैम्बो अंकल उन्हें काम का अच्छा खासा पैसा देते। जल्दी करो, भागो। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? दो गंदे लोग हमेशा दोस्ती होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान वो बुराई का दुश्मन होता है। एक कुत्ता जिसे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है? इतने साल से शहर पे दबदबा है मेरा, लोग जानते ही नहीं, मानते भी हैं, इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके अपने आगे सर झुकाते हैं। लेकिन तू बच्चा है, इसलिए जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया और आंख मिलाकर इरफान से बात कर रहा है। आपकी हिम्मत सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज तक आपका सिर्फ डरने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। मैम्बो अंकल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। किस खानदान का लहू रखूं मैं? हा? पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने नक्श को पहले कहां देखा है। आप लोगों की खुद तो बेहतर ही है, जो कमजोरों को नहीं डराते और ना ही उनको पर हाथ उठाते। हमारा हाथ हमेशा इज्जत बचाने के लिए उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत आ गया था। कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई की फियर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा था और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली में सेटल कर दिया था। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब अभी का ही माहौल देख लेते हैं। इरफान भाई, इस लड़के को बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। आपसे किस तरह बात कर रहा है, अभी दिखाता हूं इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा। और उसके बाद इरफान भाई के कान में कुछ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था।
अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में? किस बात का डर है इरफान भाई को नक्श से, जो उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया? क्या नक्श अब इरफान भाई को ऑर्डर देगा और मैम्बो अंकल को सजा दिलाएगा? क्या नक्श की पत्नी अनिका नक्श को तलाक देकर विहान वजह से शादी करना चाहती है? मुझे माफ कर दो मालिक। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।